हम यात्रा पर हैं, एक बेहद विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार के केंद्र की। हमारा मिशन ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगहों में शुमार इस सितारे की जांच करना। M87 को चुनना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक, ये हमारे बहुत नजदीक है, और दो, ये एक्टिव है और ये भूखा है। सुपर मैसिव ब्लैक होल वो इंजन है जो ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सी के जन्म, जीवन और आखिरकार मृत्यु की मुख्य वजह होते हैं। और जितना हम उन्हें जान रहे हैं, वो उतने ही हमारे लिए पहेली बन रहे हैं। वो फिजिक्स की ज्यादातर अनसुलझे रहस्यों का सटीक जवाब है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर की फिजिक्स बहुत ही अजीब होती है। वो हमारी समझ की सीमा से परे है। आपकी कल्पना हार सकती है। हो सकता है ये दूसरे ब्रह्मांडों का सोर्स हो। ये सब जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वहां जाना जहां अब तक कोई नहीं गया। M87 सितारे के केंद्र की यात्रा पर। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। हम जा रहे हैं M87 की तरफ, एक बेहद विस्तृत आकाशगंगा जो धरती से 5 करोड़ 50 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसके केंद्र में है विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार। ये अब तक का पहला और एकमात्र ब्लैक होल है जिसकी तस्वीर ली गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि M87 स्टार इतना बड़ा कैसे हुआ, इसके अंदर क्या है और ये अपनी आकाशगंगा को कैसे नियंत्रित करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल से 5000 प्रकाश वर्ष दूर हमें आने वाले खतरे का पहला संकेत मिला। हमने उस आकाशगंगा के बाहर विशाल छिद्र खुदे हुए देखे, बिना स्टार्स के कई हजार प्रकाश वर्ष चौड़े खाली स्थान। जब उसके पास पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि मलबा आसपास के इलाकों में फैला हुआ है। जैसे ड्रैगन की गुफा में जाते वक्त आपको पहले बहुत सारे खोजियों की हड्डियां पड़ी हुई दिखती हैं। ऐसा कौन सा प्रलयकारी बल है जिसने अंतरिक्षीय गैस के बादलों में ये विशाल गड्ढे बना दिए? जब हम M87 स्टार से हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऊर्जा की एक शानदार किरण के पास पहुंचते हैं, हमें एक सुराग मिलता है। ये उस आकाशगंगा को पार कर रहा रेडिएशन का एक घातक प्रवाह है, एक जेट। ये जेट लाइट हाउस से आती सर्च लाइट या बीम जैसी है। आप ये मॉन्यूमेंटल चीज देख रहे हैं, ब्लैक होल से निकलती हुई, फूट कर निकलती हुई रेडिएशन। जब मैंने पहली बार उस जेट का फोटो देखा, मैंने कहा वाह, क्या मैं इस इमेज की स्केल गलत पढ़ रहा हूँ? क्योंकि वो एक स्टार ट्रेक जैसी बीम आ रही थी। 1918 में अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक हीबर कर्टिस ने इन धाराओं को अजीब सी सीधी किरण कहा। एक सदी बाद दूरबीनों की तस्वीरों से पता चला कि ये ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही हैं। उन तस्वीरों से इन जेट्स में गांठें और गुच्छे दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि ये स्पष्ट और सीधी तो बिल्कुल नहीं है, और इन धाराओं में कुछ बड़ी विनाश की घटनाएं हुई हैं। ये विनाशकारी ऊर्जा इन गांठों को रोशनी की धार में आगे बढ़ाती है। ये गांठें जेट की स्पीड को दिखाती हैं। ये तेज गति वाली ट्रेन को देखने जैसा है। एक ही रंग के रेल कोच एक निरंतर छवि के रूप में धुंधला जाते हैं, लेकिन अलग अलग रंग के कोच झटकों के साथ अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा ही रोशनी की धार में चलती गांठों के साथ होता है। तो हम ब्लैक होल के पास से निकलने वाले मटेरियल की गांठों को देखकर पता लगा सकते हैं कि जेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खगोल वैज्ञानिकों ने 2 गांठों की गति को मापा तो वो आश्चर्य में पड़ गए।
एक लाइट की स्पीड से 2.4 गुना गति से चल रही थी और दूसरी लाइट की तुलना में 6 गुना ज्यादा तेजी से चल रही थी। मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? चाहे ब्लैक होल के आसपास की फिजिक्स कितनी भी अजीब हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लाइट की स्पीड से तेज तो कुछ नहीं जा सकता, तो जरूर हम कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस कर रहे हैं। ये गांठें प्रकाश की गति से भी तेज चलती प्रतीत हो रही थी, पर असल में ब्रह्मांड हमसे खेल रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा था कि इस जेट का काफी हिस्सा हमारी तरफ था, धरती से देखने वाले ऑब्जर्वर की तरफ। वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपको भ्रम में डाल रहा है कि वो लाइट से तेज चल रहा है। ये प्रकाश की एक सरल सी चाल है, जैसे ग्लास में पानी में चम्मच मुड़ा हुआ और विकृत दिखता है। बिल्कुल वैसे ही जेट की असंभव तेज गति सिर्फ दृष्टिकोण का भ्रम है। हमारे दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि वो लाइट से भी तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये जेट्स असल में फिजिक्स के नियम नहीं तोड़ रही, पर उसकी सीमा तक पहुंच रही है। वो लाइट की स्पीड से 99.999995% तेज चल रही है। जरा सोचिए वो एनर्जी कितनी रही होगी जो इस पूरे जेट को इतनी स्पीड से एक्सेलरेट करती होगी। तो पूरी एक आकाश गंगा को पार करके प्रकाश की गति से उस जेट के विस्फोट के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता होगा? इसका सुराग बहुत आगे मिला। ये जेट एक छोटी खूब चमकीली चीज में से आ रही थी। यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है, यही वो सेंटर ऑफ एक्शन है, यहीं पर वो सारी की सारी चीजें घटित होती हैं। भयानक गर्म गैस और धूल का एक चक्र विशालकाय ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है और ये सूर्य की तुलना में 1 अरब गुना तेज चमकती है। अगर आप M87 सितारे को ठीक से देखने के लिए पास चले जाएं, तो आप बहुत तेजी से झुलस जाएंगे। अगर आप कोई चमत्कारिक इंसान हैं जो कहीं भी जिंदा रह सकते हैं और आपने चाहे कितने भी SPF वाला सनस्क्रीन लगाया हो या जादुई सनग्लासेस पहने हो, तो आप देखेंगे भयंकर चमकीला गैस का भवंडर काले शून्य के चक्कर काटते हुए। ये चमकीला बवंडर 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विशालकाय ब्लैक होल के आसपास घूमता है। तो मटेरियल के धीरे धीरे चलने और आपस में खूब तेज रगड़ने से बहुत ज्यादा घर्षण हो रही है। वही इस डिस्क को गर्म कर रहा है और वही इसे चमक दे रहा है। इसका तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच जाता है, जो इसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे अधिक चार्ज होने वाले वातावरण में से एक बनाता है। ये तीव्र ऊर्जा न केवल डिस्क को रोशन करती है, बल्कि आकाश गंगा के पार हमारे मार्ग को भी रोशन करती है। तो ये सुपरमैसिव ब्लैक होल अब तक का ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स हैं और ये पूरी आकाश गंगा से सारे तारों की रोशनी को 1000 गुना से ज्यादा पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसे गहन प्रकाश के समूहों का पहली बार पता चला जब हमने 1960 के दशक में रेडियो दूरबीनों की मदद से अंतरिक्ष का पता लगाना शुरू किया। कई दशकों पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने ये इनक्रेडिबली ब्राइट सोर्सेस गहरे अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं देखे थे और उन्होंने देखा कि वो बहुत दूर हैं और ये भी वो कितने ब्राइट हैं, इसलिए ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज़ों में से एक है। पर एस्ट्रोनॉमर्स को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या चीज़ है और उसके कई सालों बाद ही हमें पता चलता है कि उन ब्राइट सोर्सेस को जायंट ब्लैक होल से लगातार पावर मिल रही है। वैज्ञानिकों को लगता है कि एक्रीशन डिस्क की तीव्र ऊर्जा इन जेट्स का असली स्रोत है। घूमती हुई गर्म गैस और धूल शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। जैसे ही डिस्क घूमती है, ये ब्लैक होल के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र को मरोड़ देती है, जिससे सघन ऊर्जा बनती है और आखिरकार चुंबकीय क्षेत्र इतनी ऊर्जा को समाहित नहीं कर पाता। वो जेट्स को झटके से आकाशगंगा में विस्फोटित कर देता है। यहाँ तक कि कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित हमारे अंतरिक्ष यानों से हम ऊर्जा के इन घातक धारों को देख सकते हैं।
ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े आतिशबाजी प्रदर्शन की तरह है। M87 स्टार के ध्रुवों से 2 धाराएं निकल रही हैं। एक हमसे दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जा रही है, दूसरी हमारी यान के करीब से गुजर रही है। हम सुरक्षित दूरी पर है, दूसरी चीजें नहीं है। तो जब ये जेट्स इन सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलती है तो क्या किसी से नहीं टकराती होगी? गैस क्लाउड से टकराती है तो उसकी धज्जी उड़ जाती है, उसमें थोड़ा सा छेद कर देती है। जैसे एक ट्रेन स्नोवी ट्रैक से गुजर रही हो, गैस स्नो की तरह होती है जिसमें से ये जेट्स ट्रेन की तरह गुजरती हुई उसे साफ कर देती है। लेकिन ये ऐसी ट्रेन है जो लगभग प्रकाश की गति से चलती है, गैस के बादलों को तबाह करती हुई। और जब हम इस विनाश का पीछा करते हैं तो हमें M87 स्टार का रास्ता साफ मिलता जाता है। ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर ऐसे ही विनाश के प्रमाण मौजूद हैं। सिग्नस A गैलेक्सी में विशालकाय ब्लैक होल की जेट्स ने बड़े पैमानों पर नुकसान पहुंचाया है। कई मायनों में सिग्नस A एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी की तरह है। ये क्राइम सीन एक खूबसूरत झमेला है। तो जब ये जेट सिग्नस A के न्यूक्लियस से बाहर आती है तो ये गैस क्लाउड का सामना करती है, तो उस पॉइंट पर शॉक वेव्स निकलती हैं और ये जेट सभी मटीरियल को फाड़ती हुई बाहर जाती है, हर दिशा में शॉक वेव्स फेंकती हुई, जिससे एब्सोल्यूट कियोस पैदा होता है। ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये जेट कितनी तबाही मचा देते हैं। वो गैस में लाखों लाइट ईयर्स चौड़े होल बना देते हैं। इतनी चौड़ाई तो पूरी एक गैलेक्सी की होती है। जब हम M87 आकाशगंगा के केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो वातावरण बहुत खतरनाक होता जाता है, और जितना विशालकाय ब्लैक होल के करीब पहुंचते जाते हैं खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम M87 के सेंट्रल कोर के करीब पहुंचते हैं, हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये सारी भयानक ऊर्जा को ब्लैक होल ही संचालित कर रहा है। तेज हवाएं यान को धक्का देने लगती हैं। एक स्टार के जन्म के लिए जरूरी गैसों को भी ये धकेल देती हैं। क्या ये हवाएं अपनी ही आकाशगंगा और M87 तारे को भी मार सकती हैं? हम विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार का पता लगाने के मिशन पर हैं। पहले हमें M87 आकाशगंगा को पार करना होगा। ये 1,20,000 प्रकाश वर्ष दूर है और ये एक विशाल पफ बॉल जैसी दिखती है। M87 एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। ये एक अंडाकार आकाशगंगा है। इसका मतलब जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो इसमें तारों की डेंसिटी बढ़ती जाती है। इस विशाल आकाशगंगा में कई सैकड़ों खरब सितारे हैं और अजीब बात यह है कि वो सभी लगभग एक ही रंग के हैं। तो आप उसके आसमान में देखेंगे तो हर तरफ अनगिनत रेड कलर के लाइट के पॉइंट्स दिखाई देंगे, जिस तरफ भी आप देखेंगे। इनमें से ज्यादातर ज्योति के बिंदु लंबे जीने वाले स्टार्स हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार्स कहा जाता है। तो दूसरी आकाशगंगाओं में मौजूद दूसरे रंग के स्टार्स का क्या? गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, तो बहुत से नीले और लाल तारे होते हैं। लेकिन नीले वाले बहुत लंबे नहीं जीते, वो फटते हैं, मर जाते हैं। लाल वाले कम द्रव्यमान वाले वो वही हैं। M81 ने काफी समय से नए तारे नहीं बनाए हैं, तो उसके तारे ज्यादातर लाल हैं। ज्यादा रेड स्टार्स वाली आकाशगंगाओं को हम कहते हैं रेड एंड डेड। तो इन रेड एंड डेड गैलेक्सीज में सिर्फ खरबों पुराने तारे ही बचते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और क्योंकि ये नए तारे नहीं बना रही, तो M87 का वक्त पूरा होने वाला है। तो ये गैलेक्सी डेथ बेड पर लेटी है। M87 आकाशगंगा ने अरबों सालों से कोई नया स्टार नहीं बनाया है। कुछ तो जरूर हुआ होगा,
कुछ खत्म हो गया होगा या गर्म होकर उस गैस को हटाया होगा जो गैलेक्सीज में मौजूद थी, जिनसे नए तारे बन सकते थे। हमें लगता है कि गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल्स इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो अरबों साल पहले M87 में स्टार्स का निर्माण कैसे बंद हुआ? जैसे जैसे हम इस विशालकाय ब्लैक होल की ओर बढ़ते हैं, हमारे यान को धक्के देती इन तेज आंधियों से हमें इसका सुराग मिल जाता है। तो ये आंधियां बहुत ही पावरफुल और बहुत ही तेज होंगी। आपको लगता है कि धरती के तूफान बुरे हैं, तो आप जाकर इन आंधियों को देखिए। अंतरिक्ष की आंधियां पृथ्वी की आंधियों से बहुत अलग है। पृथ्वी की आंधियां घूमती हवाएं हैं। जब सूर्य हमारे ग्रह की सतह को गर्म करता है तो ऊपर की हवा गर्म होकर और ऊपर उड़ती है। निचली ठंडी हवा गर्म हवा द्वारा छोड़ी गई जगह को भर देती है। इससे आंधियां बनती हैं। अंतरिक्ष में आंधियां गैस और बेहद गर्म प्लाज्मा से बनी होती हैं। जो शक्ति उन आंधियों को पैदा करती है वो है M87 स्टार के चारों ओर चमकती एक्रीशन डिस्क। क्योंकि ये इतना गर्म है तो इससे खूब लाइट निकलती है और ये लाइट आंधी शुरू करती है। तो ब्लैक होल्स ही आंधियां चलाते हैं, वो अपनी लाइट से ही आंधियां चला देते हैं। और जितना ज्यादा मटेरियल एक्रीशन डिस्क में गिरता है वो उतनी बड़ी और गर्म हो जाती है और उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली आंधियां ब्लैक होल चलाता है। हम जानते हैं कि एक्रीशन डिस्क का प्रकाश आंधियां चलाता है, लेकिन हम बस इतना ही जानते हैं। हम आंधी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या वो भी सभी दिशाओं में फैल रही हैं, एक गोले की तरह, या सिर्फ जेट्स में है, बहुत नैरो, या सिर्फ दो अलग अलग दिशाओं में घूमती हैं? इन आंधियों के प्रभाव को मापना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ऐसा नहीं है बाहर आते में निकलो और बस उसे चेक कर लो। आपको इस ऑब्जेक्ट से निकलती लाइट को स्टडी करके आंधियों का अंदाजा लगाना होता है। हम ये पता लगाना चाहते थे कि ब्लैक होल की हवाएं बुलबुले की तरह फैलती हैं या संकीर्ण धाराओं में आगे बढ़ती हैं। तो हमने अध्ययन किया कि एक्रीशन डिस्क की लोहे की धूल किस तरह आंधी चलाकर प्रकाश को रोकती है। जब खगोल वैज्ञानिकों ने एक्सरे लाइट स्पेक्ट्रम देखा तो उन्हें इसका जवाब मिला। उन्होंने देखा कि ब्लैक होल का लोहा एक्सरे को हर दिशा से अब्सॉर्ब कर रहा था। ये तभी संभव था जब ब्लैक होल हर दिशा से हवा को फेंक रहा हो। इसका मतलब वो एक गोलाकार हवा बहा रहा है जो वैसे ही आकाशगंगा में फैल रही है। यानी ये ब्लैक होल इस बढ़ते गोले या गैस के बबल को फुला सकते हैं जो गैलेक्सी सेंटर से बाहर की ओर बह रहा है। ये आंधियां M87 की पूरी आकाशगंगा में बहती हुई फैल रही है और इसी से पूरी आकाशगंगा के कोने कोने तक हीट और एनर्जी पहुंच रही है। हमने पाया कि वो ब्लैक होल से प्रकाश की गति के 1/4 रफ्तार से दूर जा रही है, 46,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और M87 आकाशगंगा के लिए ये बहुत बुरा है, क्योंकि गर्म शक्तिशाली आंधियां स्टार्स का जन्म नहीं होने देती। आंधियां गैस को दूर धकेल रही हैं जो तारों का निर्माण कर सकती थी। इसीलिए इस आकाशगंगा में सितारों का जन्म नहीं हो पा रहा है और हो सकता है धीरे धीरे ये गैलेक्सी मर जाए। तारे बनाने के लिए आकाशगंगा को बहुत सारी गैस और धूल चाहिए और ये गैस और धूल बहुत ठंडी होनी चाहिए। ब्लैक होल की गर्म आंधियां गैस के बादलों को गर्म करती हैं जिससे वो स्टार्स नहीं बना पाती। जब से M87 स्टार बड़ा हुआ, इस आकाशगंगा ने स्टार्स बनाना बंद कर दिया। जैसे जैसे आकाशगंगा में ब्लैक होल बड़ा होते जाता है, उसकी हवाएं तेज होती जाती हैं और उसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर बाहर निकालता है और इसी से वो आकाशगंगा नए तारों को जन्म नहीं दे पाती है। तो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपनी गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ये गैलेक्सी में कितनी गैस होनी चाहिए ये भी तय करता है और इसीलिए ये भी तय करता है कि गैलेक्सी में कितने तारे बनेंगे।
हालांकि M87 स्टार अपने चारों ओर के विशाल आकाशगंगा की तुलना में छोटा है, फिर भी ये अपनी मेजबान की डोर अपने हाथ में रखता है। अगर इसकी तुलना उस गैलेक्सी से करें जिसमें ये बैठा है तो ऐसा है जैसे एक अंगूर धरती के बीचों बीच है। तो किसी इतने छोटे ऑब्जेक्ट का पूरी गैलेक्सी पर इतना ज्यादा प्रभाव हो सकता है कि ये पूरी कॉस्मिक हिस्ट्री को कंट्रोल करे। इससे साफ पता चलता है कि एक ब्लैक होल कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है। और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल और उसके चारों ओर के मटेरियल का रिलेशनशिप देखें तो ब्लैक होल इंचार्ज है। पर सभी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स स्टार्स के जन्म को नहीं रोकते। फीनिक्स क्लस्टर में एक विशालकाय ब्लैक होल है, पर यह तारामंडल इतनी ठंडी गैस का उत्पादन करता है कि साल भर में 500 स्टार्स बना लेता है। ये ऐसी जगह है जहाँ हम आमतौर पर सिर्फ गर्म गैस होने की उम्मीद करते हैं। ये एक रहस्य है कि इस आकाशगंगा में इतनी सारी ठंडी गैस किस तरह मौजूद है। अवलोकन से पता चलता है कि विशालकाय ब्लैक होल से बाहर निकलती हुई जेट्स गैस के बुलबुलों को आकाशगंगा में 82,000 प्रकाश वर्ष दूर तक फैलाती हैं। जब टीम ने गर्म बुलबुलों के नक्शे पर ठंडी गैस का एक नक्शा रखा तो वो एक जैसे नजर आए। इन हॉट बबल्स में कुछ तो ऐसा है कि जिससे वो कोल्ड गैस इनके ऊपर झुक आई है। जब जेट्स बाहर निकलती हैं और बुलबुले को फुलाती हैं, तो गैस की ठंडी लकीर पीछे खिंचती हुई रह जाती है। यही ठंडी गैस नए स्टार्स बनाने लगती है। तो ब्लैक होल गैस को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और गैस को गर्म करता है और गैस को ठंडा भी करता है और इस तरह ये गैलेक्सी के अंदर के एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। हालांकि M87 स्टार अपनी पूरी दादागिरी चलाता है, इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य पूरी तरह इसकी मेजबान आकाशगंगा से जुड़ा हुआ है। हमारे यान से दिखता अंतहीन अंतरिक्ष का नजारा शांत और अपरिवर्तनीय है, लेकिन M87 आकाशगंगा का अतीत हिंसक और पैशाचिक है, मृत्यु और विनाश से भरा। हम M87 आकाशगंगा में हजारों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर चुके हैं और इसका विशालकाय ब्लैक होल अभी भी बहुत दूर है। हमारी वर्तमान स्थिति से M87 स्टार छोटा दिख सकता है, लेकिन इसका मास सूर्य से 6.5 अरब गुना ज्यादा है। तो ये इतना बड़ा कैसे हो पाया? बड़े रहस्य हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें से एक ये है कि आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित ये जायंट ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे बन जाते हैं। वैसे हम ये जानते हैं कि आकाशगंगा के आकार से इसका सीधा संबंध है। बड़ी गैलेक्सीज में बड़े ब्लैक होल होते हैं। ये समझने के लिए कि M87 स्टार इतना बड़ा कैसे हुआ, हमें इसकी आकाशगंगा के इतिहास की जांच करनी होगी। हमें ये पता लगाना होगा कि M87 स्टार की मेजबान आकाशगंगा इतनी बड़ी कैसे हुई। M87 बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ी गैलेक्सी बहुत बड़े ब्लैक होल के साथ है। ये बहुत बहुत बड़ी है। ऐसी गैलेक्सी को हम सबसे चमकदार क्लस्टर गैलेक्सी कहते हैं और ये गैलेक्सीज यूनिवर्स की सबसे विशाल गैलेक्सीज हैं। आमतौर पर M87 के द्रव्यमान वाली गैलेक्सी छोटी होती है, लेकिन M87 फूली हुई है बहुत ज्यादा। क्यों? एक सुराग M87 के स्टार्स की बनावट से मिल सकता है। जैसे जैसे हम इस आकाशगंगा को पार करते जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ के स्टार्स हमारी उम्मीद से 100 गुना बड़े हैं। तो ये स्टार्स इतना कैसे फैल गए? गैलेक्सी स्थिर नहीं है, हर गैलेक्सी घूम रही है और कई बार गैलेक्सीज बहुत पास आकर आपस में प्रभाव डालती हैं। प्रभाव डालना कहने का एक विनम्र तरीका है, पर असल घटनाएं बेहद क्रूर होती हैं। गैलेक्सीज दूसरी गैलेक्सी से टकराती है, छोटी आकाशगंगाओं को खा जाती है, एक दूसरे को खत्म कर देती है। ये बुरे पड़ोसी की तरह होती हैं, एक दूसरे की संरचनाओं को बिगाड़ देती हैं। कभी कभी गैलेक्सीज सीधे टकराकर मर्ज हो जाती हैं।
विलय से नई गैस और स्टार्स मिलते हैं और आकाशगंगाएं बड़ी हो जाती हैं। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म एक आम बात है। शायद M87 आकाशगंगा ने अपने पड़ोसियों को खा लिया है, लेकिन यह हमें कैसे पता लगे? हम खा लिए गए आकाशगंगाओं से आए स्टार्स की पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। किसी दूर की गैलेक्सी का नक्शा बनाए तो उनके तारों के कारण ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एक दूसरे में मर्ज रहते हैं। ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि गैलेक्सी मर्जर कभी हुआ भी था। सब शांत सा हो चुका है। ये एक तालाब में एक बाल्टी पानी डालने जैसा है। जब पानी की लहरें बैठ जाती हैं, तब कोई पूछे कि अलग करके बताओ कि बाल्टी वाले पानी के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और तालाब के कौन से हैं, जबकि पानी तो सब एक हो चुका है। और यही हाल गैलेक्सी में स्टार्स का होता है। तो आप तालाब के पानी में बाल्टी के पानी को कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके लिए हमें टूट फूट के संकेतों का पता लगाना होगा, जैसे कि विघ्न से खिसकी रेत और कीचड़ की अलग अलग लकीरें और लहरें। जब आकाशगंगाएं एक दूसरे में विलीन होती हैं, तो वो भी अवशेष छोड़ती हैं, जो अलग ही नजर आता है, प्लैनेटरी नेबुला के रूप में। प्लैनेटरी नेबुले वो आकाशदीप हैं जिन्हें अलग से छानकर आप गैलेक्सी का सटीक मैप बना सकते हैं। प्लैनेटरी नेबुला तब बनता है जब ईंधन खत्म हो जाने के कारण मध्यम आकार के स्टार्स की बाहरी परत फट जाती है। गैस की ये बाहरी परत विस्तृत होकर नेबुला बनाती है, जो अक्सर छल्ले या बुलबुले के आकार का होता है। ये खूबसूरत चमकती हुई नीली हरी बूंदें तारे से निकलती दिखती हैं। ये सितारों से इतनी बड़ी होती हैं कि इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। हमारी एक टीम M87 आकाशगंगा में प्लैनेटरी नेबुलास की खोज कर रही थी। जब उन्होंने आकाशगंगा का नक्शा बनाया, तो उन्होंने 300 अलग अलग चमकते हुए बिंदु निकाले। ये बिंदु नीले हरे रंग के थे, जो पुष्टि कर रहे थे कि वो प्लैनेटरी नेबुलास है। प्लैनेटरी नेबुले सुंदर होते हैं, अनाज की थाली में नगीनों की तरह अलग ही नजर आते हैं। M87 के नेबुलास की चाल बाकी स्टार से अलग दिखती है। ये दिखाता है कि इनकी उत्पत्ति छोटी और कम उम्र की आकाशगंगा में हुई है, M87 में नहीं। क्योंकि हमें यहाँ ये प्लैनेटरी नेब्यूले दिखती हैं, तो इस आकाशगंगा में कुछ तो हुआ होगा। वो क्या था? गैलेक्सियों की टक्कर। प्लैनेटरी नेबुलास की खोज से पता चलता है कि पिछले 1 अरब सालों में किसी समय M87 ने एक छोटी आकाशगंगा को निगला था। वो आकाशगंगा M87 के बहुत करीब भटक रही होगी। M87 के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने छोटी आकाशगंगा को अपने जाल में फंसाया और उसे करीब से करीब खींच दी गई। आप देख सकते हैं कि ये गैलेक्सी आसमान में बड़ी और बड़ी हो रही है और एक आकार में नहीं रहती। वो गैलेक्सी पास आई तो वो घूमी और आपकी गैलेक्सी भी साथ में घूमी, जब तक कि आसमान सितारों के झरने से भर नहीं गया। M87 ने छोटी आकाशगंगा को अपनी ओर खींचा और पूरा निकल लिया। 2 गैलेक्सियों के टकराने से ज्यादा ड्रामेटिक और कुछ होगा? विलय के अतीत ने यह रहस्य खोला कि M87 आकाशगंगा इतनी बड़ी कैसे हुई। ऐसी हर घटना ने इसे करोड़ों स्टार्स दिए। इस टक्कर से गुरुत्वाकर्षण में भी थोड़ी राहत मिली, जिससे स्टार्स हर तरफ गुलाल की तरह बिखर गए। ऐसी किसी टक्कर के बाद तारे पहले के मुकाबले 10 या 100 गुना ज्यादा दूर दूर बिखर जाएंगे। कुछ टक्करों से स्टार्स दूर दूर बिखर जाते हैं और कुछ से पूरी आकाशगंगा की संरचना ही बदल जाती है। अगर वो गैलेक्सी मर्जर काफी वायलेंट रहा होगा, तो गैलेक्सी में इतनी एनर्जी भर गई होगी कि तारे उसके केंद्र से दूर चले गए होंगे और गैलेक्सी बहुत ज्यादा फूल गई होगी, जिससे धीरे धीरे उसने चिकनी आकृति विहीन अंडाकार आकार ले लिया।
अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है और उन आकाश गंगाओं में भी रहा होगा जिन्हें M87 ने निगला होगा। तो उन ब्लैक होल्स का क्या हुआ? क्या उन्होंने M87 स्टार के साथ विलय करके उसका आकार बढ़ाया? M87 एक अंडाकार आकाश गंगा है और इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कई सुपरमैसिव ब्लैक होल इमर्जर्स भी हुए और इसी से M87 स्टार को बड़ा आकार और मास मिला होगा। इसके हिंसक अतीत से उलट अब M87 गैलेक्सी काफी शांत है। तो हमारा मानना है कि दूसरी गैलेक्सीज की टक्कर से आए विशालकाय ब्लैक होल्स को निगलकर M87 स्टार ने अपना आकार बढ़ाया। पर हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि भौतिकी हमें बताती है कि विशालकाय ब्लैक होल्स आपस में विलय नहीं हो सकते, बल्कि आपस में ब्रह्मांडीय नृत्य में रद्द हो जाते हैं अनंत काल तक। जैसे जैसे हम विशालकाय ब्लैक होल के करीब जाते हैं, पिछले 10 अरब वर्षों के दौरान निगली गई छोटी गैलेक्सीज के अवशेष हमारे पास से गुजरते हैं। वो रहस्य खोलते हैं कि M87 गैलेक्सी इतनी विशाल कैसे हुई। इनमें से ज्यादातर निगली हुई गैलेक्सीज के अपने विशालकाय ब्लैक होल्स रहे होंगे। अगर M87 गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सीज को निगलकर इतनी विस्तृत हुई तो क्या M87 स्टार दूसरे विशालकाय ब्लैक होल्स को निगलकर इतना विशाल हुआ? तो जब भी गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो उनके सारे के सारे तारे और निहारिकाएं एक साथ मिल जाती हैं और उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं और फाइनली नई मर्ज हुई गैलेक्सी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। जैसे तालाब में 2 पत्थर फेंको तो दोनों बॉटम में पहुंचेंगे, दोनों धीरे धीरे करके सेंटर में पहुंचेंगे और एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। पर क्या 2 विशालकाय ब्लैक होल्स की सच में टक्कर हो सकती है? हमने छोटे स्टेलर मास वाले ब्लैक होल्स के विलय को देखा है। हमने एक दूसरे से बेहद करीब आ चुके विशालकाय ब्लैक होल्स भी देखे हैं, पर हमने कभी उन्हें विलय होते नहीं देखा। जब गैलेक्सीज मर्ज होती है, उनके सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल भी होने चाहिए। मर्जर प्रोसेस का पहला स्टेप ये है कि वो नई बनी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ बहकर आने लगते हैं। जब वो गैलेक्टिक सेंटर की ओर बढ़ते हैं तो विशालकाय ब्लैक होल रास्ते में पड़ने वाले तारों और गैस के बादलों का सफाया करते जाते हैं। वो आकर एक दूसरे से टकरा नहीं जाते, वो आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। वो सितारों को दूर बिखरने लगते हैं और जितना वो एक दूसरे के पास आते हैं उतनी ही तेजी से एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं और चीजें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और इस अस्त व्यस्तता में कुछ अजीब घटता है। विशालकाय ब्लैक होल एक दूसरे के पास आने से रुक जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है और हम इसे कह सकते हैं फाइनल पार्सेस प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्यों रुक जाते हैं? फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम तब होती है जब 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल का मटेरियल खत्म हो जाता है और जो उन्हें मर्ज होने में मदद करता। अगर दोनों ब्लैक होल के पास इतने तारे या गैस नहीं बचते कि वो इंटरैक्ट कर सके, तो उन्हें अपनी एनर्जी खोने और मर्ज होने में ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा टाइम लग जाता है और इसलिए वो ब्लैक होल सेपरेशन के इस फाइनल पार्सेक पर स्थिर हो जाते हैं। 2 विशालकाय ब्लैक होल एक शाश्वत ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के पास और हमेशा के लिए अलग। पर कुछ विशालकाय ब्लैक होल्स आपस में विलय हुए होंगे। इसकी पूरी संभावना है कि M87 ने जिन गैलेक्सीज को निगला उनके अपने विशालकाय ब्लैक होल्स रहे होंगे, पर फिर भी अपने सफर में हमने कई विशालकाय ब्लैक होल्स नहीं देखे, सिर्फ एक ही देखा, M87 स्टार। अर्थात विलय हुआ तो है, पर कैसे? 2019 में हमें इसका सुराग मिला NGC 6240 नामक गैलेक्सी से। ये आकाशगंगा ऐसी दिखती है जैसे बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय टक्कर के बाद का अवशेष हो। सितारों के ढेर होते हैं, वहाँ झुंड होते हैं, बेहतरीन दिशाओं में और बेहतरीन गति में फैले हुए बेहतरीन गुच्छ के होते हैं, जो हमारी नज़र में 2 गैलेक्सीज के मैसिव मर्ज के बाद ही हो सकता है।
विलय के बाद के परिणाम से दो आकाश गंगाओं के टकराव की तुलना में घटनाओं की और जटिल श्रृंखला का पता चला। इस गैलेक्सी के सेंटर में हमने देखा कि 2 नहीं बल्कि 3 जायंट ब्लैक होल्स थे। इसका मतलब कि रिसेंट हिस्ट्री में 3 आकाश गंगाओं की टक्कर एक साथ हुई थी। तो जब ये तीसरी गैलेक्सी मर्ज होने लगी जो स्टॉल्ट पेयर के लिए होस्ट थी, तो वो अपना सुपरमैसिव ब्लैक होल लेकर आई। इस तीसरी सुपरमैसिव ब्लैक होल ने सिस्टम को बिगाड़ा है और सेंटर को हाईली अनस्टेबल कर दिया। और जब दो सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी ऑर्बिटल एनर्जी खो देते हैं तो आखिरकार एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। वो किसी चोर की तरह आता है और इस बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम की थोड़ी रोटेशनल एनर्जी चुरा लेता है। और जब दो विशालकाय ब्लैक होल अपनी घूर्णन शक्ति खो देते हैं तो आखिरकार एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सबसे कम मास का सुपरमैसिव ब्लैक होल बाहर रह जाता है और बचे हुए 2 मर्ज हो जाते हैं। बेहद तेज विलय सिर्फ कुछ मिलीसेकंड चलता है, लेकिन ये कारण बनता है एक महाविस्फोट का। जब भी आप इस तरह के जायंट ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो उस प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि आप सोच नहीं सकते, जितनी शायद अरबों खरबों सालों तक हमारी गैलेक्सी रिलीज नहीं करती होगी। शायद M87 स्टार दूसरे विशालकाय ब्लैक होल के साथ इसी तरह विलीन हुआ। द फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम को दूर करने में तीसरे ब्लैक होल ने मदद की। ये पॉसिबल है कि दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल से मर्जर्स ने M87 को 6.5 अरब सोलर मास तक पहुंचा दिया। विशालकाय ब्लैक होल जब एक दूसरे का सामना करते हैं तभी उन्हें अपनी टक्कर का कोई मिलता है। ये तीखी धार विनाशकारी है और जैसे जैसे हम M87 के करीब पहुंच रहे हैं हमारा मिशन और भी खतरनाक होता जा रहा है। हम विशालकाय ब्लैक होल के चारों ओर बनी उसकी गुरुत्वीय शिकारगाह में प्रवेश कर रहे हैं। हम खतरों को जानते हैं। कोई भी अनजान स्टार जो इसके बहुत करीब पहुंच जाएगा फैलकर छिन्न भिन्न होकर चूर चूर हो जाएगा और ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे चमकीले लाइट शो में से एक होगा। विशालकाय ब्लैक होल M87 के करीब पहुंचने पर हम खतरनाक इलाके में प्रवेश कर लेते हैं। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि भटकते हुए सितारों के लिए भी। अगर ब्लैक होल ने उसे खींच लिया तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। पर उनका बलिदान विशालकाय ब्लैक होल का एक रहस्य खोल सकता है कि वो कितनी तेज घूमते हैं। ये गणना करना मुश्किल है कि चमकीले चक्र में छिपी एक आकृति विहीन वस्तु कितनी तेजी से घूमती है। आपको खूब सारा धैर्य चाहिए और थोड़ा सा भाग्य भी। एस्ट्रोनॉमी सच में एक अपॉर्चुनिस्टिक साइंस है। आपको सही वक्त और सही जगह का इंतजार करना पड़ता है ताकि आप ऐसा कुछ देख सकें जो पहले ना देखा गया। और हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों के भाग्य ने साथ दिया और उन्होंने PGC 043234 आकाशगंगा में एक बेहद चमकीली ज्वाला देखी। उसे अनदेखा करना मुश्किल था। वो ज्वाला सूर्य से 100 अरब गुना ज्यादा चमकीली थी। इसका एनर्जी आउटपुट इतना था कि हमें अब भी विश्वास नहीं होता। अगर ये हमारी गैलेक्सी में हुआ होता तो ये इतना ब्राइट होता कि हम दिन में भी इसे देख पाते। सुपरनोवास यानी जायंट स्टार्स के होने वाली मौत की खोज में उस धधकती ज्वाला का पता चला। असैसिन टेलीस्कोप का नेटवर्क है जो डिजाइन किया गया है अंतरिक्ष के ब्रीफ हाई एनर्जी इवेंट्स को अच्छी तरह से देखने के लिए, खासकर कि सुपरनोवास को। और उसमें एक तीखी चमक देखी गई और उन्होंने सोचा हाँ ये एक और सुपरनोवा है। आप किसी गैलेक्सी से आती हुई चमक को देखते हैं तो आपको पहला ख्याल यही आएगा। पर वो सुपरनोवा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो वैसे एक्ट नहीं कर रहा था जैसे सुपरनोवा फ्लैश करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे नहीं थे। एक टिपिकल सुपरनोवा जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। वो कुछ और होना चाहिए।
तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी को अलर्ट भेजा कि अरे वो देखो, स्पेस के हिस्से में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जब ऐसा अलर्ट भेजा जाता है तो दुनिया में बाकी टेलीस्कोप्स का ध्यान भी उस तरफ मोड़ दिया जाता है। डेटा ने कुछ अजीब रहस्य खोला। शुरुआती फ्लैश के बाद कई छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थी, और अगर कोई सितारा सुपरनोवा के रूप में फट रहा है तो दोबारा चमकने के लिए उसमें कुछ भी नहीं बचता। मजेदार बात यह है कि वो फ्लैश बार बार हर 130 सेकंड्स में चमक रही थी। ये रोशनियां 450 दिनों तक चमकती रही। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उस गैलेक्सी को डिटेल में देखा तो उन्होंने देखा कि वो उसके बीचों बीच हो रहा था, और वो एक ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सूरज से करीब 1 अरब गुना ज्यादा है। और बस वो समझ गए कि वही थी स्मोकिंग गन। उन्होंने जो देखा वो एक दुर्लभ घटना थी, एक टाइडल डिसरप्शन इवेंट। ऐसे इवेंट को लाइव कैच करना एस्ट्रोनॉमर का सपना होता है। वो पहली बार था कि हमने किसी ब्लैक होल को एक सितारा निगलते हुए देखा था। गैलेक्सी PGC 043234 में एक स्टार एक विशालकाय ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच गया था। जैसे ही ये सितारा ब्लैक होल के पास पहुंचता है, और ब्लैक होल घूम रहा था, और इस ब्लैक होल जो कि मॉन्स्टर ब्लैक होल है, उसके चारों तरफ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उस तारे को चीर के फाड़ दिया था। ब्लैक होल की तरफ वाली तारे की साइड ब्लैक होल का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल महसूस कर रही थी तारे की दूसरी साइड की तुलना में, क्योंकि वो बहुत दूर थी, और उसने तारे को एक तरफ से खींच लिया। तो वो चीर चीर होने लगा और फट गया, और उसके बाद फैलकर वो ब्लैक होल के चारों तरफ जमा हो गया। उसने तारे को खींचा और वो एक विशालकाय लंबी लकीर में बदल गया, जो ब्लैक होल के ऑर्बिट में फंसकर उसका चक्कर लगाने लगा। एक्रीशन डिस्क ने फट चुके तारे को खुद में शामिल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो एक्रेशन डिस्क अपनी रेडिएशन का आउटपुट बढ़ाएगी, खास तौर पर हाई एनर्जी रेडिएशन। जैसे ही स्टार एक्रीशन डिस्क में जुड़ गया, रेडिएशन की एक विशाल और तीखी चमक भर गई, जिसने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। इस शुरुआती चमक के बाद सितारे का घूमता हुआ जलता मलबा थोड़ी थोड़ी देर से चमक फेंकता रहा। हमारी दूरबीनें इस चक्र के हर घुमाव पर इसके रेडिएशन को पकड़ती, जैसे किसी प्रकाश स्तंभ से निकल रही किरण को हर 130 सेकंड में देखना। ये चमक मरते सितारे की आखिरी धड़कनों की तरह थी, और उन चमक से विशालकाय ब्लैक होल की चौड़ाई और घूमने की गति दोनों का पता चल रहा था। हमने जाना कि सेंट्रल मैसिव ब्लैक होल धरती से करीब करीब 300 गुना चौड़ा है, लेकिन वो अपना एक चक्कर पूरा करता है सिर्फ 2 मिनट में, यानी वो लाइट की स्पीड से आधी गति पर घूम रहा है। ये रफ्तार 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। हम अब भी ये नहीं जानते कि M87 स्टार कितनी तेज घूम रहा है, पर हम ये जानते हैं कि इसकी एक्रीशन डिस्क 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से तेज घूमती है। ये सैकड़ों प्रकाश वर्ष चौड़ा चमकता हुआ चक्र अब हमारे यान के ठीक सामने है। ये ब्रह्मांड की सबसे विस्मयकारी और घातक जगहों में से एक है, और हम सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस गैलेक्सी का लंबा सफर करने के बाद आखिरकार हम इसके केंद्र में स्थित विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार के ठीक सामने हैं। अद्भुत चकाचौंध से हमारी आंखें नहीं खुल रही। ये एक्रीशन डिस्क है, यानी 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घूमता गैस और धूल का गर्म चक्र। M87 स्टार की एक्रीशन डिस्क इतनी चमकीली है कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से इसकी तस्वीर खींची।
मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है जब वो इमेज रिलीज हुई। मैं अपने कलीग्स के साथ सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में बैठा था। हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख रहे थे और हम लोग वो देखते ही रह गए जब स्क्रीन पर वो इमेज आई। मैं एयरपोर्ट पर था जब मैंने वो ब्लैक होल वाली इमेज देखी। मैं न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाला था। मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं टीवी के पास पहुंच गया, अपना बैकपैक वहीं छोड़कर। वो पिक्चर देखी तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, ब्लैक होल सच में है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली गई फोटो किसी ब्लैक होल की आज तक ली गई पहली तस्वीर है। इस तस्वीर से मालूम चला कि M87 स्टार घड़ी की दिशा में घूमता है और 38 अरब किलोमीटर चौड़ा है। ये 30 लाख पृथ्वियों को एक लकीर में रखने जितनी चौड़ाई है। इस तस्वीर ने यह भी साबित किया कि M87 स्टार अपनी दुनिया में सुपरस्टार वाली हैसियत रखता है। ये उन 1% विशालकाय ब्लैक होल्स में से एक है जो सक्रिय रूप से दूसरे तारों को निगल रहे हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से मिली इमेज ने हमें बताया कि M87 वास्तव में अपने चारों ओर का मटेरियल निगल रहा है और उसके साथ और बढ़ता जा रहा है। उसने दिखाया कि जो गैसें चारों तरफ घूम रही हैं, उसे असल में ये निगलता जा रहा है। लेकिन क्या सभी विशालकाय ब्लैक होल उसी तरह से सामग्री निगलते हैं जिस तरह से M87 स्टार निगलता है? क्या अलग अलग ब्लैक होल्स में अलग अलग टेबल मैनर्स होते हैं? तो हाँ, सच में ऐसा है। कुछ में नजाकत ज्यादा होती है। 2018 में हमने पृथ्वी से 40 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित एक विशालकाय ब्लैक होल की खोज की जो अपना आहार नियम से खाता है। अब हमारे सामने एक ऐसा ब्लैक होल आया था जो शायद दिन में 3 बार खाना खाता था। बिल्कुल हमारी तरह हम भी दिन में 3 बार खाना खाते हैं। गैलेक्सी GSN 069 से सघन ऊर्जा निकल रही थी। हमें इस आकाशगंगा के केंद्र में हर 9 घंटे में एक्स-रे की किरणें और रोशनी आती दिख रही थी और हर रोशनी नई फीडिंग इवेंट से जुड़ी हुई थी। ये विशालकाय ब्लैक होल न सिर्फ नियम से खाता है बल्कि इसकी भूख भी बहुत अच्छी है। अब इस ब्लैक होल की खुराक कितनी होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि इसकी एक बाइट हमारे 4 चांद जितनी बड़ी होती है। और इस विशालकाय ब्लैक होल की खुराक असल में है क्या? इसका मनपसंद खाना है स्टार्स। हमारा अनुमान है कि एक तारा टूटता था और अक्रिएशन डिस्क के चारों तरफ फैल गया था और फिर धीरे धीरे कई घंटों में अस्थिरता बढ़ती गई और सितारों की सामग्री अंदर गिरती गई। जब अंदर गिरने वाली सामग्री विशालकाय ब्लैक होल से टकराई तो इससे एक्सरे की किरणें फूटने लगी। फिर सिस्टम स्थिर हुआ, पर सिर्फ फिर से अस्थिर होने के लिए। इस तरह ऊर्जा के विस्फोट का 9 घंटों का चक्र बना। फिर 2020 में नए अध्ययनों ने नए सिद्धांत को जन्म दिया। उस तार को एक्रीशन डिस्क ने नहीं पकड़ा था बल्कि विशालकाय ब्लैक होल ने उसे अपने ऑर्बिट में खींच लिया था। इसका ऑर्बिट मटेरियल को हर 9 घंटे बाद खींचता है और जितनी बार वो टकराता है ब्लैक होल थोड़ा सा मटेरियल निगल लेता है और आखिरकार GSN 069 विशालकाय ब्लैक होल का ये भोजन खत्म हो जाएगा। पर ये कई दूसरे विशालकाय ब्लैक होल की तुलना में भाग्यशाली है। कई बार ब्लैक होल सराउंडिंग मटेरियल का छोटा सा बाइट लेते हैं और उसके रेस्पॉन्स में डकार लेते हैं और वो डकार होती है रेडिएशन से भरी हुई। ब्लैक होल डकार के रूप में शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न करता है जिसका रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में पहुंचता है। हमें पता लगा कि ऊर्जा के ऐसे 2 विस्फोट 2 गैलेक्सीज J1354 और J1327 में से आ रहे हैं जो हमसे 80 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। विशाल डकार ने संकेत दिया कि इस आकाशगंगा के मूल में स्थित विशालकाय ब्लैक होल कुछ निगल रहा है। पहले काफ़ी सारा मटेरियल निकला जिससे एक साथ काफ़ी ऊर्जा बाहर निकली और फिर दोबारा कुछ खाया जिससे एक और डकार निकली।
पर ऊर्जा के ये विस्फोट रुक रुक कर क्यों हो रहे हैं? रेडिएशन छोड़ती ब्लैक होल गैलेक्सी के साथ एक छोटी साथी गैलेक्सी भी है। दोनों गैलेक्सीज को जोड़ रही गैस की एक धारा रुक रुक कर आहार पहुंचा रही है। बड़ी गैलेक्सी के चारों ओर घूम रही एक छोटी सैटेलाइट गैलेक्सी है और बीच में बना ब्लैक होल छोटी गैलेक्सी से मटेरियल की धार खींच रहा है। साथ ही गैलेक्सी से निकलती सामग्री गुच्छे के रूप में J1354 के केंद्र की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचते ही विशालकाय ब्लैक होल उसे जकड़ लेता है। पड़ोसी गैलेक्सी से गैस की धारा बड़ी गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंच जाती है। फिर ब्लैक होल उसे खाता है और जेट उसमें से बाहर निकालता है। जब J1354 गैलेक्सी में स्थित ब्लैक होल की तरह के विशालकाय ब्लैक होल्स को नियमित तौर पर आहार नहीं मिलता तो उनकी एक दिनचर्या बन जाती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं खाना, डकारना और सोना। हम जिस विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार की यात्रा पर निकले हुए हैं वो ना डकार लेता है न सोता है, सिर्फ खाता रहता है हर पल। सितारे आते और फटते होंगे शायद 10,000 या 100,000 साल में एक बार, जबकि M87 लाखों सालों से खूब तेज चमक रहा है। तो ये तय है कि इसे कहीं से गैस मिलती है एक्रीशन डिस्क में फटकर सामने वाले तारों के अलावा। इससे हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि M87 स्टार 6.5 अरब सौर द्रव्यमान से बड़ा कैसे हो गया। पर इसका भविष्य क्या है? क्या इस विशालकाय ब्लैक होल की दावत यूं ही चलती रहेगी या इसे भूखों मरना पड़ेगा? ये जानने के लिए हमें और नजदीक जाना होगा, एक्रीशन डिस्क से भी परे, ये देखने के लिए कि M87 स्टार अपनी अतृप्त भूख को कैसे शांत करता है। हमारा यान M87 स्टार के चक्र को पार कर रहा है। गैस और गर्द का दहकता सैकड़ों प्रकाश वर्ष विस्तार में फैला घेरा, ये इस विशालकाय ब्लैक होल की राशन की दुकान है। कहा जाता है कि ब्लैक होल सब कुछ खुद में समा लेते हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? ब्लैक होल सच में निकलते नहीं हैं। ये एक मशहूर गलतफहमी है। वो हर एक चीज़ को खींच नहीं लेते। इनफैक्ट अगर सूर्य आज ही ब्लैक होल में बदल जाता है तो भी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूमती रह सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कितनी है ये उसका द्रव्यमान और दूरी तय करता है। M87 स्टार जैसे विशालकाय ब्लैक होल सूर्य के आकार के किसी साधारण ब्लैक होल की तुलना में कहीं ज्यादा द्रव्यमान लिए हुए होते हैं। इसका मतलब उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है और आकाशगंगा में बहुत दूर तक पहुंचता है, जिससे विशालकाय ब्लैक होल धूल, गर्द और गैस के बादलों को अरबों किलोमीटर दूर से अपनी ओर खींच लेते हैं। पर वो जो खींचते वो सब निकल नहीं जाते। ब्लैक होल मैटर को जिस तरह निगलते हैं वो उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। जैसे पृथ्वी का मास हर रोज अंतरिक्ष से उस पर गिरने वाली चीजों से बढ़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल में गिरने वाली चीजें पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंड जैसे हैं। वो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के साथ ऐसा नहीं है। ब्लैक होल का मैटर कंज्यूम करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है एक्रीशन डिस्क को बढ़ाना। एक्रीशन डिस्क तब बढ़ती है जब सुपर मैसिव ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींची गई गैस और धूल अंदर की ओर चक्कर लगाते हुए डिस्क के ढेर से जुड़ जाती है। डिस्क गैस और धूल के गुरुत्वाकर्षण और उसकी गति के संयोजन से घूमना शुरू कर देती है। इससे नई जुड़ी सामग्री डिस्क में समतल होने लगती है। तो ये सामग्री एक्रीशन डिस्क से ब्लैक होल में कैसे गिरती है? ये उसके घर्षण और घूमने की गति पर निर्भर करता है। जरा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सोचिए। ISS का ऑर्बिट छोटा है, सतह से 320 से 450 किलोमीटर ऊपर, और इस ऊंचाई पर भी उसके सामने इतने वायुमंडलीय कण आ जाते हैं कि उसकी गति को धीरे कर देते हैं। अगर ये इससे भी धीरे हुआ तो धरती पर आ गिरेगा।
तो ISS की गति तेज रखने और उसका घूमना जारी रखने के लिए हमें उसके बूस्टर्स चलाए रखने होते हैं। एक्रीशन डिस्क के साथ भी ऐसा ही होता है, पर बूस्टर रॉकेट्स के बिना। चक्र की सामग्री अंदर की तरफ घूमती है क्योंकि यह घर्षण के कारण ऊर्जा और कोणीय गति खो देती है। मटेरियल सीधे अंदर नहीं गिरता है, बल्कि वो घूमते हुए अंदर आता है, तो इसकी स्पीड कल्पना से परे लेवल तक बढ़ जाती है। कई बार मैटर ब्लैक होल के अंदर पहुंच जाता है और कई बार मैटर को ब्लैक होल से बाहर फेंक दिया जाता है। M87 के सफर में हमने देखा कि विशालकाय ब्लैक होल से रोशनी की धार और आंधियां निकलकर आकाशगंगा में फैल रही हैं। पर कुछ ऐसा भी है जिसके कारण ब्लैक होल में आहार जाने से रुक जाता है। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सेजिटेरियस ए सितारा मटेरियल निकलता हुआ लगता तो है, पर बहुत ही धीमी रफ्तार से। सेजिटेरियस ए स्टार, जिसका छोटा नाम सैग ए स्टार है, उसके निगलने में कौन सी चीज बाधा बन रही है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय ब्लैक होल से निकलती इंफ्रारेड किरणों का अध्ययन किया। ऐसा करने के लिए उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर काफी ऊपर उड़ान भरनी पड़ी। दिक्कत ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद भाप की बूंदें इंफ्रारेड लाइट को नीचे आने से रोकती हैं। सोफिया एक इंफ्रारेड दूरबीन है जिसे एक एयरप्लेन के बगल में लगाया गया है। चाहे सुनने में ना लगे, पर ये एक स्थिर प्लेटफॉर्म है। सोफिया अंतरिक्ष में इन ऑब्जेक्ट्स को इंफ्रारेड छोड़ते हुए अच्छी तरह देख सकती है। सोफिया हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गैस की संरचना पर ध्यान केंद्रित करती है। यह हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप धूल के बारीक से बारीक कण को भी ट्रैक कर सकती है। जब बादल में मौजूद धूल के कण मैग्नेटिक फील्ड से एक लाइन में आते हैं, तो वो उन पर पड़ने वाली लाइट को खास तरीके से स्कैटर करते हैं, जिसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो धूल के कण वास्तव में उस धूल के बादल में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड का नक्शा बना सकते हैं। टेलीस्कोप में दिखाई दिया कि धूल के कण सर्पीले पैटर्न में व्यवस्थित हुए हैं, जिससे उनके आगे बढ़ने की दिशा का पता चला। उनके चाल से यह रहस्य खुला कि सैग ए स्टार भूखा क्यों है। वो मैग्नेटिक फील्ड उन्हें ब्लैक होल की ऑर्बिट में भेज रहा था, उसके अंदर गिरने देने की बजाय। इसका मतलब वो उस धूल को ब्लैक होल से दूर रख रहा था। यहां तक कि चुंबकीय क्षेत्र विशालकाय ब्लैक होल सैग ए स्टार के आहार गैस के बादलों को उससे दूर ले जा रहा था। ये अभी की सिचुएशन है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदल सकते हैं। वहाँ बहुत सारा कचरा है, जैसे धूल, गैस और दूसरे तारे। तो वो करीब आने पर मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हैं और इससे हो सकता है कि वो डस्ट ब्लैक होल में गिर जाए। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदलना सैग ए स्टार के लिए उम्मीद की किरण है, और शायद चुंबकीय क्षेत्र के कारण M87 स्टार को आहार मिलता है। हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है और हम इस विशालकाय ब्लैक होल में गिरती सामग्री का पीछा कर रहे हैं। हम अब बढ़ गए हैं इवेंट होराइजन की तरफ, ज्ञात और अज्ञात ब्रह्मांड के बीच की सीमा, जहां फिजिक्स के नियम भी पीछे छूट जाते हैं। हमारी यान ने एक्रीशन डिस्क को पार कर लिया है। इससे आगे विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार का संपूर्ण अंधकार है। अगर ब्लैक होल की किंवदंतियां सच हुई तो ये हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमारे यान को चूर चूर कर देगा। पता है, साइंस फिक्शन में बहुत शानदार कल्पना की गई है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये आइडिया हुआ है कि अगर कोई ब्लैक होल में गिरता है तो स्पेगेटिफाई हो जाता है। ये मैं हूँ। ये एक ब्लैक होल है जो मेरे पैरों को ज़्यादा खींच रहा है बजाय मेरे सिर के, और अगर ये ब्लैक होल हमारे सूरज से ज़्यादा भारी है तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा कि मैं स्फेगेटिफाइड हो जाऊंगा, फट जाऊंगा।
तो क्या M87 स्टार हमें भी स्पेगेटिफाइड कर देगा? इसका जवाब ये ब्लैक होल के मास टू एरिया रेशियो पर निर्भर करता है। एक तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान 14 सूर्यों के बराबर होता है, उसका विस्तार सिर्फ 42 किलोमीटर होता है, यानी एक छोटा सा गांव। जैसे जैसे ब्लैक होल से नजदीकी बढ़ती है, इतने छोटे आयतन में इतना ज्यादा द्रव्यमान होने से ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्सेस में बहुत तेज उछाल आता है। एक छोटे ब्लैक होल में ग्रेविटी की स्ट्रेंथ दूरी घटने के साथ इतनी बदलती है कि आपके सिर के मुकाबले आपके पैर 1 अरब गुना तेजी से खींचेंगे। पर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। एक तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल का द्रव्यमान छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, जबकि एक विशालकाय ब्लैक होल का द्रव्यमान उससे 1 अरब गुना बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसीलिए उसका गुरुत्वाकर्षण उसके करीब जाने पर धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब विशालकाय ब्लैक होल के पास जाना चट्टान से कूदने के बजाय ढलान से नीचे उतरने जैसा है, यानी ये आपके चिथड़े नहीं उड़ाएगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल की रेप्यूटेशन बहुत खराब है, पर ये रेप्यूटेशन स्टेलर मास ब्लैक होल्स की वजह से है, जो चीजों के चीथड़े उड़ा देता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके ज्वारीय बल बहुत कमजोर होते हैं, तो मैं अगर उसके अंदर जाऊं तो आराम से ब्लैक होल के अजीब नज़ारे कैप्चर करता रहूंगा और दूर के ऑब्जेक्ट्स की लाइट को बेंड होकर आते देखूंगा। इसका मतलब हम M87 स्टार तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे। वहां पहुंचने पर हमें दुनिया का सबसे अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। विशालकाय ब्लैक होल अपने आसपास के लाइट को विकृत कर देता है। ब्लैक होल से दूर ये घुमाव बहुत मजबूत नहीं होता, लेकिन लाइट ब्लैक होल के जितना पास पहुंचती है उतनी ही बुरी तरह से उसका मार्ग विकृत हो जाता है और ब्लैक होल के चारों ओर की स्टार लाइट बहुत अजीब हो जाती है। वो रिंग्स और आर्क्स में खिंच जाती है। हम वो चीज देख पाएंगे जो विशालकाय ब्लैक होल के पीछे छिपी है। जैसे मैं इसके पीछे की गैलेक्सी भी देख पाऊंगा जिसका शेप बिल्कुल घूम गया है क्योंकि ब्लैक होल के चारों ओर लाइट बेंड हो गई है। ब्लैक होल्स लाइट को इतना बेंड कर सकते हैं कि वो मेरे चेहरे से गई, यहाँ से घूमी और दूसरी तरफ से आ गई, तो मैं तो एक ब्लैक होल को शेविंग का मिरर बना लूं। ब्लैक होल के आसपास क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमें ग्रेविटी को समझना होगा, और ग्रेविटी की भाषा स्पेस टाइम की भाषा है, ये भी समझना होगा। स्पेस टाइम अर्थात दिक्काल पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है। अगर हम दिक्काल का चश्मा पहन सकते तो हमें सितारे, ग्रह और मंदाकिनियां दिक्काल के जाल पर तैरते हुए नजर आते। इन वस्तुओं में द्रव्यमान है और द्रव्यमान दिक्काल को तोड़ मरोड़ देता है। एक ट्रेपीज आर्टिस्ट को याद कीजिए जिसके नीचे जाल बिछा है। अगर वो ट्रेपीज से जाल के ऊपर गिरता है तो जाल विकृत होता है। जहाँ आर्टिस्ट गिरता है वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। यहाँ ट्रेपीज आर्टिस्ट ब्लैक होल की तरह है। जाल यहाँ स्पेस और टाइम के फैब्रिक की तरह है जो द्रव्यमान के कारण डिस्टॉर्ट हो रहा है। वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण दिक्काल के जाल में आई ये विकृति असल में गुरुत्वाकर्षण है। आपका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा आपकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ज्यादा आप स्पेस टाइम को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो एक ट्रेपीज आर्टिस्ट जाल को थोड़ा बेंड करेगा, पर 100 ट्रेपीज आर्टिस्ट जाल को बहुत ज्यादा बेंड करेंगे और उसे पार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक होल दिक्काल को सिर्फ मोड़ते ही नहीं है बल्कि खींच भी सकते हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खगोल वैज्ञानिकों ने B404 सिग्नी नाम के एक ब्लैक होल का अध्ययन किया। M87 स्टार की तरह वो सक्रिय है और उससे जेट्स निकलती है। उन्होंने देखा कि ये जेट्स हिचकोले से खा रहे हैं। इस गति को प्रोसेशन कहते हैं। ये जेट बहुत ही अजीब डायरेक्शंस में हिल रही है, पर असल में ये 2 मिनट ही ऐसा करती है। कारण, जब ब्लैक होल घूमता है तो वो दिक और काल को भी साथ में खींचता है। ये वैसा ही है जैसे शहद की कटोरी में चम्मच को घुमाना। आप खुद देख सकते हैं कि स्पेस और टाइम सच में घूम रहे हैं। वो ऑर्बिट को भी बदल रहे हैं और अपने आसपास के फिजिक्स को भी। तो क्या M87 स्टार अपने चारों ओर के दिक्काल को खींच रहा है, ऑर्बिट्स और अपने ध्रुव से निकलते जेट्स को बिगाड़ता हुआ?
इस केस में हम देखते हैं कि इसका मास सूर्य से 2 अरब गुना ज्यादा है, पर हैरानी की बात है कि हम इसे देख पा रहे हैं। इसके जेट्स 8 से 10 साल के अंतराल एक बार झूलती हैं। ब्लैक होल घूम रहा है पर डिस्क से पूरी तरह अलाइंड नहीं है, और यही चीज बहुत ही बड़े स्केल पर हो रही है। M87 स्टार का भारी गुरुत्वाकर्षण स्पेस को मोड़ता है, जिससे प्रकाश इसके घुमाव के साथ चलने को मजबूर होता है। पर ये इक्वेशन के दूसरे पहलू के साथ क्या करता है? टाइम के साथ आइंस्टाइन ने रियलाइज किया कि ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलता है पृथ्वी के मुकाबले। इस प्रक्रिया को गुरुत्वीय समय का फैलाव कहते हैं। दूर से देखने पर हमारा यान स्लो मोशन में चलता हुआ प्रतीत होता है, पर जब हम M87 के पास पहुंचेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आप उम्मीद करेंगे कि टाइम तो एक जैसा ही चलता है। आप घड़ी देखेंगे और हर सुई के साथ टाइम भी चल रहा है, एकदम नॉर्मल। पर आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए 1 मिनट दिखने वाला टाइम करोड़ों या अरबों साल लंबा हो सकता है। मान लो मैं अपनी मम्मी के साथ जूम कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, पर उन्हें ऐसा सुनाई देगा, हाय मम्मी। और ये कोई भ्रम नहीं है, मेरा टाइम वाकई धीरे चल रहा होगा। तो जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो कहेंगे, हे मैक्स, तुम कितने जवान और कितने सुंदर दिख रहे हो। और सच में मेरी उम्र कम बढ़ी, क्योंकि वहां टाइम धीरे चल रहा था। आखिरकार M87 स्टार पर पहुंचने पर हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। अब हम सबसे अंदर के स्टेबल ऑर्बिट में हैं। इससे आगे गए तो कभी बाहर नहीं आएंगे। तो आपके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो आप सुरक्षित बाहर निकल जाएं या फिर उस ब्लैक होल में गिर जाएं। चुनाव आसान है। हमने अपने यान के प्रोब को अलग कर दिया है। ब्लैक होल में अकेला वही जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इवेंट होराइजन ही ब्लैक होल की सतह है, पर ये एक तरह की गलतफहमी है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। पर सेंटर से कुछ दूरी पर एस्केप वेलोसिटी ही स्पीड ऑफ लाइट है। क्योंकि कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती है, तो कोई भी चीज ब्लैक होल से नहीं बच सकती। इवेंट होराइजन को एक झरने के रूप में देखिए। किसी झरने में ऊंचाई पर पानी के वेग को याद कीजिए। अगर आप एक मछली हैं तो आप किनारे तक आएंगे और शायद बच भी जाएं, लेकिन अगर आप बहुत दूर गए तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, आपको कूदना ही पड़ेगा। इवेंट होराइजन पर पानी मछली के तैरने की गति से तेज बहता है, या हमारे प्रोब के उड़ने की गति से तेज। तो झरना या गुरुत्वाकर्षण उन्हें बहा ले जाता है सीधे ब्लैक होल के अंदर। पर उनके चारों ओर के प्रकाश का क्या होता है? मान लीजिए वाटरफॉल के पास पहुंची मछली के पास एक फ्लैश लाइट है। वो एक एलियन मछली है। ब्लैक होल में ना सिर्फ वो मछली और फ्लैश लाइट, बल्कि फ्लैश लाइट की लाइट भी डूब जाएगी, यानी वहां से लाइट भी नहीं निकल सकती। ऐसा कुछ नहीं है जो वापस मुड़ सकता है। लाइट, मैटर, गाय, हाथी, जो भी इवेंट होराइजन को पार करेगा वापस नहीं लौट पाएगा। वो 1 वे टिकट है। इवेंट होराइजन के लिए एक 1 वे टिकट। पर यहाँ यान से हमें दिख रहा है कि प्रोब ने विशालकाय ब्लैक होल में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय हमारे दृष्टिकोण से ये प्रोब धीरे धीरे अपनी गति को कम करता जाएगा, बहुत ही कम। जब तक ये न लगे कि प्रोब के लिए वक्त रुक गया है। M87 स्टार के भीषण गुरुत्वाकर्षण ने उसके वक्त को जमा दिया है। प्रोब अटका हुआ दिखेगा, सतह से चिपका हुआ दिखेगा, पर वो सिर्फ हमारे दृष्टिकोण की वजह से। लेकिन असल में प्रोब ने इवेंट होराइजन पार कर लिया होगा और अब वो ब्लैक होल के अंदर होगा। काश ये इतना आसान होता। पर 2 मुख्य सिद्धांत जो बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इवेंट होराइजन पर काम नहीं करते। जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि प्रोब ब्लैक होल में प्रवेश करता है और क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी बाधाएं उत्पन्न करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ आइडियाज के हिसाब से कुछ ऐसा होगा जिसे कहते हैं फायरवॉल,
क्वांटम एनर्जीज की एक ऐसी दीवार जो मटेरियल्स को असल में इवेंट हॉराइजन पार करने से रोकती है। इवेंट हॉराइजन को पार करने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज का क्या होता है? इस सवाल ने भौतिकी के कुछ महान दिमागों को चुनौती दी है। क्या हमारा प्रोब विशालकाय ब्लैक होल में प्रवेश करेगा या आग की दीवार में जलकर राख हो जाएगा? हमारा प्रोब M87 स्टार के इवेंट हॉराइजन के करीब पहुंच रहा है, लेकिन एक समस्या है। दो प्रमुख सिद्धांत जो बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आगे जो होता है उसके लिए सहमत नहीं है। एक का कहना है कि प्रोब बिना नुकसान पहुंचे आगे बढ़ जाएगा। दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये असंभव है। वो कहता है कि प्रोब आग की दीवार कहलाने वाली अभेद्य बाधा से टकराएगा। एक ही घटना के दो अलग अलग परिणाम कैसे हो सकते हैं? अब सामने एक इंटरेस्टिंग पजल आ गया है जहाँ पर जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स मिलती है और इसे कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अब हमारे सामने फिजिक्स की बहुत ही स्किज़ोफ्रेनिक सिचुएशन आ गई है। यहाँ दो थ्योरीज एक साथ काम नहीं कर रही। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी सब मोटी बातें बता रही हैं, क्वांटम फील्ड्स की थ्योरी छोटी बातें बता रही हैं। तो कौन सी सही है और कौन सी गलत, ये एक रहस्य है। जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि इवेंट हॉराइजन को पार कर लेना आसान है। अगर आप इवेंट होराइजन को पार कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा। आप M87 स्टार जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन आराम से क्रॉस कर जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि जैसे कुछ हुआ है। कुछ भी नहीं बदलेगा। आप आराम से अंदर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार हमारा प्रोब इवेंट हॉराइजन को पार करता है और ब्लैक होल में प्रवेश कर जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स इसे अलग तरह से देखता है। जब ये प्रोब को देखता है तो उसे एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट नहीं दिखता, उसे एक सूचना दिखती है। क्वांटम मैकेनिकल लेवल पर सब कुछ एक इंफॉर्मेशन है। आप चीजों को पार्टिकल्स की तरह सोचें, जिनमें चार्ज है वो घूमती हैं, एंगुलर मोमेंटम है और वो इंफॉर्मेशन जहां तक हम समझते हैं नष्ट नहीं हो सकती। यहाँ नष्ट होने का क्या मतलब है? एक किताब के बारे में सोचिए। उसके शब्द सूचनाएं हैं। हर पन्ना जलने के साथ शब्द भी जल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन चली गई, पर पूरी तरह नहीं। अगर आप छोटी सी छोटी चीज को ट्रैक कर पाएं, राग के हर कण को ट्रैक कर पाएं, उन सब को जोड़ पाएं, तो सैद्धांतिक रूप से वो इन्फॉर्मेशन अब भी है। क्योंकि सूचना नष्ट नहीं हो सकती और प्रोब भी सूचना है, तो चाहे छिन्न भिच्छिन्न हो जाए पर वो विशालकाय ब्लैक होल के अंदर ही रहेगा। अगर इंफॉर्मेशन जो ब्लैक होल में रहती है वो ब्लैक होल के अंदर ही लॉक रहती है तो फिर ठीक है, फिजिक्स के किसी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पर स्टीवन हॉकिंग ने इसको एक अलग कोड दिया जब उन्होंने कहा कि ब्लैक होल समय के साथ वाष्पित हो जाते हैं। वो धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, एक एक कण गर्मी उत्सर्जित करते हुए, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हॉकिंग रेडिएशन अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले जाती है और हॉकिंग रेडिएशन आखिरकार ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देती है। आखिरकार ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर ब्लैक होल गायब हो जाएगा तो प्रोब के रूप में सूचना भी गायब हो जाएगी और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए परेशानी है। क्या ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशंस को सच में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है ऐसा नहीं हो सकता? तो क्या क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन गलत है? ये क्वांटम इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स या क्वांटम केंद्रीकरण है? इस असंभव स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक समाधान निकाला कि कुछ है जो प्रोब की सूचना को ब्लैक होल में प्रवेश करने से ही रोक देती है, आग की दीवार। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि वहाँ क्वांटम फज होगा, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा जो उसे एंटर करने से पहले ही जला देगा। अगर आग की दीवार प्रोब को जलाती है तो उसकी सूचना यान की राख में मौजूद रहेगी, बिल्कुल
जल चुकी किताब के शब्दों की तरह। तो कौन सा सिद्धांत सही है? क्या प्रोब सुरक्षित रूप से प्रवेश करेगा या प्रोब जल जाएगा? मैंने कैलटेक में लोगों से इस बारे में काफी देर तक बात की कि क्या ब्लैक होल में कुछ भी गिर सकता है या नहीं। जवाब तो हमें बिल्कुल नहीं पता। जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ अनोखे उपाय ढूंढे। जो पहला है उसे कहते हैं क्वांटम उलझाव। ये बताता है प्रोब ब्लैक होल के अंदर भी है और बाहर भी। ये सूचना है जो पार्टिकल्स द्वारा लगातार इवेंट होराइजन के दोनों तरफ उत्पन्न की जा रही है। और स्टीवन हॉकिंग, जिनका मूल विचार था कि ब्लैक होल गर्मी के माध्यम से सूचना का लोप कर देते हैं, वो एक समाधान भी लेकर आए। उन्होंने समझाया कि ब्लैक होल के नर्व रुए होते हैं, जबकि परंपरागत ब्लैक होल वैज्ञानिकों के मुताबिक गंजे होते हैं। इसका मतलब है कि इनके कोई फीचर नहीं होते सिवाय द्रव्यमान के और इनकी चार्ज और स्पिन के, जिन्हें बाहर से माप सकते हैं। हॉकिंग के नवीनतम सिद्धांत का कहना है कि ब्लैक होल के बाल भूतः क्वांटम कणों से बने होते हैं जो सूचना संग्रहित करते हैं। वाष्पीकृत हो रहे ब्लैक होल से थर्मल रेडिएशन इस सूचना को इवेंट होराइजन से दूर ले जाती है। यदि हॉकिंग सही है तो प्रोब की जानकारी अंततः ब्रह्मांड में बची रह जाएगी। ब्लैक होल के बालों की अवधारणा शायद ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सुलझा सकती है, अगर ये सच हुआ तो। पर हमें नहीं पता कि ब्लैक होल के बाल हैं या फिर वो मेरी तरह गंजे हैं। जब तक हम इवेंट होराइजन पर क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों को मिला नहीं पाते, तब तक केंद्रीकरण भौतिक शास्त्रियों के लिए समस्या बना रहेगा। ये फिजिक्स में एक और सबसे एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम है जो सुलझी नहीं है। मुझे उम्मीद है आप में से जो लोग ये देख रहे हैं कोई फिजिसिस्ट बनेंगे और इसे हमारे लिए सुलझाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कुछ बाकी है। ब्लैक होल केंद्रीकरण को हल करने में विफलता ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसे समझने में हमारी मुख्य बाधा है। ये वो बिंदु है जहां भौतिकी ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। जब तक इसका समाधान खोजा जा रहा है, चलिए मान लेते हैं कि हमारा प्रोब इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को चकमा देकर आगे बढ़ गया है। वो इवेंट होराइजन के पार आ चुका है। ब्रह्मांड के सबसे अधिक हिंसक स्थानों में से एक M87 स्टार का नाभिक। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यहां कोई नियम नहीं, किसी बात का कोई अर्थ नहीं और यहां से बच के कुछ भी वापस नहीं जा सकता। हमारे प्रोब ने इवेंट होराइजन को पार कर लिया है। यह विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार के नाभिक की तरफ एक तरफा यात्रा है। जो भी इवेंट होराइजन को पार करता है वो लौट कर नहीं आता। ये अंडरवर्ल्ड की तरह है, जो ब्लैक होल में जाता है ब्लैक होल में ही रह जाता है। हमारे प्रोब ने वो भौतिकी छोड़ दी जिसे हम समझते हैं और भौतिकी के उस दुनिया में प्रवेश कर चुका है जिसे हम नहीं समझते। ये प्रोब शायद लाइट से भी ज्यादा तेज चल रहा है या स्पेस द्वारा ले जाया जा रहा है लाइट से भी तेज। एक बार आपने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया, आपका भविष्य सिंगुलैरिटी से जुड़ गया है, ब्लैक होल के सेंटर में। अब इससे कोई बचाव नहीं है कि आप भी अब सिंगुलैरिटी को अपनाएंगे। ब्लैक होल के अंदर का स्पेस 3D स्पिनिंग वॉर्टेक्स के जैसा है। वहाँ का स्पेस हमेशा घूमता रहता है। ये ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक मैरी ग्राउंड है। चक्कर खाता प्रोब नीचे गिरता जाता है जब तक वो ब्लैक होल के और भी ज्यादा खतरनाक हिस्से से नहीं टकराता, इनर इवेंट होराइजन। आपको लगता है कि फायरवॉल खतरनाक है, पर इनर इवेंट होराइजन के सामने वो कुछ भी नहीं है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड्रयू हैमिल्टन का मानना है कि जो भी लाइट और मैटर ब्लैक होल में गिरते हैं इस लोकेशन में जबरदस्त टक्कर के साथ जमा होते जाते हैं। ये इनर इवेंट होराइजन देखा जाए तो इन्फिनिटी वायलेंट होगा, क्योंकि ये दो ब्रह्मांडों का मिलने का पॉइंट है। ये मिलन बिंदु उसी तरह है
जैसे झरने का पानी नीचे गिरता है और चट्टानों के आधार पर गिरकर वहां से वापस उछलकर आते पानी से फिर टकराता है। विशालकाय ब्लैक होल के अंदर अंतरिक्ष तेजी से नीचे गिरता है और आंतरिक घटना होराइजन पर रिबॉन्डिंग अंतरिक्ष से टकराता है। ये अनंत ऊर्जा की जगह होगी। इस जगह ब्लैक होल से गिर रहा मटेरियल उछल रहे दूसरे मटेरियल से मिल रहा होगा। M87 स्टार में जो कुछ भी गिरता है आपस में चकनाचूर होकर असीमित ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा को कहीं तो जाना होगा। इनर इवेंट होराइजन इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि हो सकता है कि स्पेस में बिल्कुल नए ब्रह्मांड का जन्म हो रहा हो। पर सवाल ये है कि उस नए बेबी यूनिवर्स का जन्म होगा कैसे? इनर इवेंट होराइजन पर उत्पन्न की गई ऊर्जा संकुचित होकर एक छोटे से कण में समाहित हो सकती है, जो अचानक प्रज्वलित होती है, शिशु ब्रह्मांडों को जीवन देते हुए उनके अपने बिग बैंग के द्वारा। अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही छोटा है, बहुत गर्म है और बहुत सघन है। तो हो सकता है कि उसका जन्म किसी घूमते हुए ब्लैक होल के इनर इवेंट होराइजन में हुआ हो। ये बहुत ही भुलाने वाला और सच कहें तो बहुत ही काल्पनिक आइडिया है, पर अगर ये सही हुआ तो हमारे ब्रह्मांड के जन्म की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। क्या हमारे पास पक्के सबूत हैं कि ब्लैक होल्स बेबी यूनिवर्स पैदा करते हैं? नहीं। क्या हमारे पास पक्के सबूत हैं कि वो नहीं करते? नहीं। अगर हमारा प्रोब इनर इवेंट होराइजन में भी खुद को बचा लेता है तो ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगह पहुंच जाएगा। विशालकाय ब्लैक होल का नाभिक सिंगुलैरिटी यानी अद्वैत अवस्था। जैसे जैसे प्रोब सिंगुलैरिटी के पास पहुंचता जाता है, इसका मतलब कि प्रोब फिजिक्स से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अब हम ये नहीं जानते कि जब भी प्रोब सिंगुलैरिटी में पहुंचेगा तो वो किससे टकराएगा। हम ये भी नहीं जानते कि उससे हमें क्या मिलेगा, वो क्या अनुभव करेगा, ये भी नहीं जानते। तो हम कुछ भी नहीं जानते। दूसरे शब्दों में हमें बहुत कुछ नहीं पता, जैसे कि वास्तव में सिंगुलैरिटी क्या है। इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। पारंपरिक विज्ञान कहता है कि ये एक असीमित रूप से छोटा बिंदु है, लेकिन M87 स्टार के साथ ऐसा नहीं है। मजेदार बात यह है कि अगर ब्लैक होल घूम रहा है तो सिंगुलैरिटी पॉइंट नहीं है, बल्कि वो एक रिंग है। भौतिकी कहती है कि सिंगुलैरिटी असीमित रूप से सघन होगी। स्पेस और टाइम में ऐसा पॉइंट जो जितना हो सकता है उतना कोलैप्स हो चुका हो, उसकी जीरो साइज में इन्फिनिट डेंसिटी होगी। कई वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। मुझे सिंगुलैरिटीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो पूरी तरह से अनफिजिकल लगता है। ये शब्द सिंगुलैरिटी इतना डरावना और साइंटिफिक है, पर सच कहूँ तो ये हम फिजिसिस्ट का कोड वर्ड है कि हमें नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। प्रकृति में हमें इन्फिनिटीज कहाँ देखने को मिलती हैं? हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट है और वॉल्यूम इन्फिनिटली छोटा है। बेसिकली जीरो वॉल्यूम, उसका अस्तित्व कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता। हमें बस नहीं पता, और सच कहूँ हमें कभी पता नहीं चलेगा। शायद हमारा प्रोब प्रखंडित हो चुका हो और उस मलबे में मिल चुका हो जो M87 स्टार अरबों सालों से जमा कर रहा है। संकुचित हो चुका हो, परमाणु स्तर तक ही नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर तक, या किसी जीरो वॉल्यूम और इन्फिनिट डेंसिटी के घेरे में लीन हो गया हो, या हो सकता है कोई और संभावना बनी हो। ये भी हो सकता है कि सिंगुलैरिटी प्रोब के इस सफर का आखिरी बिंदु ना भी हो। हो सकता है कि प्रोब ने सिंगुलैरिटी को पार कर लिया हो और अब वो एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड में पहुंच गया हो। तो हमारे प्रोब के पास दूसरा विकल्प भी है, M87 स्टार से बच निकलने का रास्ता। हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें आप गिर गए तो निकल नहीं सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं कि संभव है कि कहीं वाइट होल भी हो
वो एक ऐसा होल होगा जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ आप बाहर निकल सकते हैं। एक वाइट होल असल में उल्टा चल रहा ब्लैक होल है। कुछ भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि व्हाइट होल्स का संबंध असल में ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी से है, जो एक दूसरे से वर्म होल से जुड़े हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पेपर्स लिखे गए हैं जो बताते हैं ऐसा वर्म होल हो सकता है जहां ब्लैक होल में कुछ गिरेगा और कहीं और बने व्हाइट होल से निकल आएगा। अगर ये सच है तो हमारा प्रोब अपनी निश्चित मौत से भी बच जाएगा, सैद्धांतिक रूप से ही सही। वर्म होल स्पेस टाइम में उन दोनों के बीच का ब्रिज है। गणित के हिसाब से ये बिल्कुल संभव है। असल जीवन में शायद मौजूद ना हो, और ये भी पूरी तरह संभव है कि दूसरी सिविलाइजेशन हो और हमें पता ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल्स और व्हाइट होल के बीच पुल बनाने में कुछ दिक्कतें हैं। ए, हम उन्हें बनाना बिल्कुल नहीं जानते। बी, वो इतने अनस्टेबल होंगे कि तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे जब तक आप कुछ अजीब सा तरीका निकाल कर उन्हें सपोर्ट ना दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस ब्रिज को खुला रखना बहुत मुश्किल है। इनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं। पर अगर M87 स्टार का कोई स्थिर वर्म होल हो जो इसकी सिंगुलैरिटी से जुड़ा हो, तो हमारा प्रोब कहां पहुंचेगा? ये हो सकता है कि इस प्रोब का सफ़र सिंगुलैरिटी पर शायद ना रुके और इसमें मौजूद सारी की सारी सूचनाएं हमारे ही ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में जमा हो रही हों, और शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में। एक आइडिया जिसे दशकों पहले साइंस फिक्शन माना जाता था, अब माना जा रहा है कि शायद वो रियलिटी हो, और ये आइडिया है पैरेलल यूनिवर्स का। अगर पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है तो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ब्लैक होल असल में किसी पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता हो। अगर समानांतर ब्रह्मांड होते हैं तो किसे पता कि हमारा प्रोब कौन से ब्रह्मांड में पहुंचा हो? क्या वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसा ही है या इससे पूरी तरह अलग? हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम खुद सफ़र ना करें। हो सकता है कि सब कुछ बिल्कुल सही हो और वो प्रोब अभी आराम से उड़ रहा हो और नए एडवेंचर्स एक्सप्लोर कर रहा हो। हम नहीं जानते, सिर्फ प्रोब ही जानता है। विशालकाय ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के कुछ सबसे अजीब और आकर्षक वस्तुएं हैं। जब से आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत ने 1 सदी पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की, तभी से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कैसे काम करते हैं। M87 स्टार की तस्वीर ने कई सिद्धांतों की पुष्टि की, लेकिन इन अद्भुत पिंडों के जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जितना जानते जाएंगे उतना ही हम इनसे आकर्षित होते जाएंगे। देखा जाए तो ये पूरी तरह से अननोन है। ये असली वाइल्ड वेस्ट है, यानी कि हम इंसान असल में कुछ नहीं जानते हैं। मुझे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पसंद है। पहली और खास वजह कि वो शानदार है। वो मेरी बचपन की कल्पनाओं को पंख देते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमें एक यूनिक रास्ता दिखाते हैं कि फिजिक्स के नियम कैसे काम करते हैं, खासकर ग्रेविटी के नियम, वो भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में जहां के बारे में हम धरती से कल्पना भी नहीं कर सकते। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में घूम रहे हैं, तो एक तरह से हम सब सफर पर निकले हुए हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साथ। अगर मैं किसी तरह एक खास वरदान मांग सकूं मरने से पहले, तो मैं चाहूंगा कि कुछ घंटे आकाशगंगा के बीच में घूम रहे मॉन्स्टर ब्लैक होल के चक्कर लगाऊं। शानदार मौत होगी।